मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2022 के चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं और अपनी जीत के दावे कर रही हैं। और इसी कड़ी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर और वाराणसी को करोड़ों की योजनाओं के नवाजा है। रिपोर्ट देखिए। हर हर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अभियान तेज कर दिए और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है। एक हफ्ते में दूसरी बार यूपी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिद्धार्थनगर और वाराणसी को विकास की सौगात से नवाजा है। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर मिशन 2022 को सफल बनाने की ओर एक और कदम चल दिया है। माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 2239 करोड़ रुपए की लागत से बने देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का राज्यवासी मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण किया। क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का उपहार भी दिया। पीएम ने वाराणसी को 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही मेहंदीगंज में सभा को संबोधित करने के साथ रिंग रोड 2 के पैकेज 1 सहित 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 5189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण। 8 कुंडों का सुंदरीकरण एवं संरक्षण कार्य। वाराणसी और गाजीपुर राजमार्ग का लोकार्पण। कोनिया घाट वरुणा नदी पर पुल का निर्माण। 1011 करोड़ 29 लाख के रिंग रोड फेज 2 का लोकार्पण। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन, तट का विकास कार्य। 10 करोड़ 66 लाख से संगम घाट का नवनिर्माण कार्य होगा। 5 करोड़ 14 लाख से मार्कंडेय महादेव घाट का विस्तार होगा। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक पर्यटन विकास होगा। राजघाट से मालवीय पुल तक पर्यटन विकास कार्य होंगे। बीएचयू में 200 क्षमता का गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा। आज ये दूसरा करीब 64,000 करोड़ रुपए का हेल्थ को ही लेकर के, आरोग्य को लेकर के, बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, देश के हर नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए इतना बड़ा एक मिशन लेकर के आज काशी की धरती से हम देश भर में
निकल रहे हैं। देश ने भी और दुनिया ने भी विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी पूर्वांचल में पैठ बनाने की फिराक में है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा फोकस पूर्वांचल पर रखा है और चुनावी माहौल बनाने की कवायद में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एटा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से बटन दबा करके एटा मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया और लोकार्पण के समय मेडिकल कॉलेज के हॉल में यूपी के शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। एक भी ना भ्रष्टाचार न घोटाला किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया। हमारी सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी तन मन धन और मन के साथ में, सच्ची श्रद्धा के संग भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने जनता को समर्पित करने का कार्य किया है और पूरी तरीके से हमारी सरकार किसानों के हित में कार्य करने वाली सरकार है और किसानों के साथ खड़े रहने वाली सरकार है। और वही जौनपुर के वनाज सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 554 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने से न सिर्फ जौनपुर बल्कि आसपास के कई जिलों को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा मिलेगी और उद्घाटन के बाद 100 सीटों पर MBBS छात्रों के एडमिशन के साथ नवंबर में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। भी आज लोकार्पित किए गए हैं, उनमें सब में प्रवेश शुरू हो जाएगा और इस साल सब में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और माधव प्रसाद त्रिपाठी जी तो हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनकी प्रेरणा से ही हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों के नाम से, जिन्होंने अपनी सेवा के माध्यम से बहुत कुछ इस समाज को दिया है, उनके नाम से नामकरण किया गया है। मैं समझता हूँ कि उनके सबके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है और ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में एक सम्मान है कि उनके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया। और वहीं मिर्जापुर के बिसुंदरपुर में बने हुए मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के हॉल में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे और मेडिकल कॉलेज का निर्माण 232 करोड़ 97 लाख की लागत से किया गया, जिसमें केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% है और जिले में कुल 30.56 एकड़ भूमि महाविद्यालय के लिए उपलब्ध है और NMNC ने कॉलेज को 100 MBBS सीट पर प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए मान्यता दी है। हमारा अपना मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज जो 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, अब नीट के माध्यम से 100 MBBS की सीटों पर यहाँ प्रवेश मिलेगा और जहाँ एक और दूर दराज से और यहाँ के खास तौर से बच्चों को अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से गाजीपुर समेत 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। वहीं महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया और वर्चुअल उद्घाटन के दौरान गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि पूर्वांचल के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी के कमलों से हो रहा है और जहां पे उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हम लोग की सरकार आई थी, योगी जी की सरकार आई थी, उस समय 12 ही मेडिकल कॉलेज थे और आज 30 और मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 9 का आज लोकार्पण हुआ है। और वहीं फतेहपुर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल लोकार्पण भी किया और इसके निर्माण लागत में 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार ने धन आवंटित किया। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण NH2 के तेलियानी विकास खंड के अलीपुर में किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने से शिक्षा के साथ ही बेहतर चिकित्सा भी जनता को मिल पाएगी।
हमारे जनपद के 2 योद्धाओं के नामकरण से इस महाविद्यालय और अस्पताल को और मेडिकल कॉलेज को जाना जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि ठाकुर दरियाव सिंह जी, जोधा सिंह अटैया जी उनकी और टीम जिन्होंने इस फतेहपुर का गौरव बढ़ाया था, जीवित रखा, और उनकी जो समितियां थी उनको भी मैं बधाई देती हूँ। जी आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जोरदार तालियों से हमारे जितने भी माननीय यहाँ पर सांसद जी, विधायक। और वहीं लखनऊ में भाजपा अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन पंचायती राज भवन में किया गया। सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री रमापति शास्त्री ने इसका स्वागत किया। और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं का, समाजों का, प्रतिनिधियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। 2022 में हम फिर 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार 100% में से 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसे आए, इस दिशा में सब लोग मिलेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही प्रदेश की राजनीति की सियासी तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है और बसपा के कई दिग्गज नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब आते ही प्रदेश की राजनीति का सियासी तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान को भी तेज कर दिया है और बसपा के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर के सपा का दामन थाम रहे हैं। और इसी क्रम में बसपा के कद्दावर नेता रहे लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने सोमवार को सपा की सदस्यता ली है। लालजी वर्मा जी और रामअचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। किसान, महंगाई, स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों पर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे, उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाएगा तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाज छोड़ दिया। पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहाँ है? ये केवल झूठ के फूल हैं। गन्ने का तो देना ही नहीं, भुगतान ही नहीं करना है। जब आज नहीं दे पाई जो सरकार, आज भी किसानों का 4000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और ये जानते हैं कि इन्हें नहीं देना है, अगली सरकार को देना है। चुनाव नजदीक है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2022 को धार देने में जुटी हैं। ऐसे में बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा बीजेपी को घेरने का कोई एक मौका नहीं छोड़ती है और इसके साथ ही 2022 में जीत का दावा भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने शाम को सरयू आरती में शामिल होकर के सरयू मां की आरती की। वहीं कल अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। सीएम केजरीवाल के दौरे को लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सरयू आरती में शामिल हुए थे और सरयू आरती समाप्त करने के बाद अयोध्या के जो साधु संत हैं उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सरयू आरती जो तकरीबन 15 से 20 मिनट थी, उसमें उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है, मां सरयू की आरती उन्होंने उतारी है और उसके बाद अब अयोध्या के साधु संतों से ये उनका सीधा संवाद हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पहले सरयू आरती की गई और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय साधु संतों का उन्होंने सम्मान किया है। यहाँ पे उन्होंने तमाम बातें भी साधु संतों से की। लोगों को इंतजार है कि उनकी तरफ से सामने आएगा, लेकिन ये अभी ऐसा पहला मौका है कि जब अरविंद केजरीवाल इस समय सरयू आरती में शामिल हुए हैं और उसके बाद अयोध्या की जो साधु संत हैं जो कि आरती में शामिल हुए थे उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार। चंद्र निर्मल धारा जल रूपे मोक्षदा। और वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गांव के गांव डूब गए हैं और लोग जिंदगियां बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पा रही है और टूटी नाव के सहारे जिंदगी बचाने को ग्रामीण मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव में आई आफत, सड़कें बनी तालाब, आया पानी का सैलाब। कैसे पटरी पर लौटेगी जिंदगी? उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई जिलों के गांव नदियों में तब्दील हो गए। तस्वीरें देखकर पता ही नहीं चल रहा है कि गांव और नदी की हद क्या है। उत्तराखंड और नेपाल से छोड़ा गया पानी नदियों में जाकर विकराल हो गया है और जिंदगियों को तिनके की तरह बहाने पर तुल गया है। ग्रामीण इस मुश्किल दौर में किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना अब मुश्किल हो गई है। गांव से बाहर आना जाना भी किसी जंग से कम नहीं रहा। बस्ती के कटारिया, चांदपुर, गौरा, सैफाबाद तटबंधन पर नदी का दबाव बढ़ गया है। कई गांव पानी से घिरे हैं। गांव के रास्तों पर 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। जहां पहले पैदल चला जाता था, वहां अब लोग नाव से सफर कर रहे हैं। अचानक की बाढ़ आई है कि हमारे सबके कोनो ऊ नहीं रहा और वहाँ से पनिये के हिसाब से हल्के आवत ही और धान गन्ना सब फसल तो मान ली सब डूबी खत्म है। लेकिन हमारे सबके लिए जानवर के लिए भी बड़ी दिक्कत है। नाव से आवत है इलाके दूध लेके कैसो और कुल एकदम जल से भरी है। प्रशासन की तरफ से नाव लगाई गई है कि नहीं? नहीं लगाई गई है। पानी बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन तब भी एहतियात के तौर पे गांव-गांव जहां भी संवेदनशील गांव है, जहां पानी आने की संभावना है, वहां लोगों से बताया जा रहा है कि घर से निकल जाएं और उनकी व्यवस्था की जा रही है।
तो वहीं फर्रुखाबाद में बाढ़ ने कहर ढा रखा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जान बचाने की सोच में एक जगह खड़े हैं कि पता नहीं कहां पानी कितना गहरा हो। जिस जमीन पर जिंदगी होती थी वहां अब सिर्फ और सिर्फ पानी है, न खाने का ठिकाना है न तो बरेली में रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रामगंगा के 5 किलोमीटर का इलाका सरकार लाख दावे करे, लेकिन विकास इस बाढ़ में डूब गया है। तैयारियां धरी की धरी रह गई। हर साल ऐसा मंजर देखने को मिलता है। सरकारें सिर्फ वादे और दावे करती हैं। इस बार मंजर कुछ ज्यादा ही भयावह हो गया है। अधिकारी, नेता, मंत्री सब फिर से दावे करने लगे हैं, लेकिन इस समस्या से कैसे निपटा जाए जो हर साल सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसका कोई जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।